हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हमारा डोमेन पार्ट का कंडक्ट रूल्स का टॉपिक रहने वाला है डोमेन पार्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। ठीक है, इसके पहले 2 सेट ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। किसके? डोमेन पार्ट के। जनरल पार्ट का आपका 3 ऑलरेडी हो चुका है, ये तीसरा है आपका डोमेन पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है? कंडक्ट रूल। ठीक है, ये आपके पेपर में कंडक्ट रूल मतलब जहाँ भी आपका डोमेन आ रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, FRSR और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब पूछे जा रहे हैं, वहाँ आपके पेपर में 75 क्वेश्चंस रहने वाला है डोमेन पार्ट में, जिसका वेटेज आपका 300 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ भी ये सब टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जैसे ही मैंने पहले कहा, इसका 2 वीडियो डल चुके हैं, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट करके, उसमें आप देख सकते हो। और उसमें कुछ और भी क्वेश्चन पहले के भी प्लेलिस्ट हैं, 2 वीडियो पहले के भी डल रखे हैं, वो भी एडेड हैं। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट का भी मैंने बाकायदा आपको जानकारी वाली वीडियो भी डाल दी है। स्किल टेस्ट जो आपका एक्सेल का था वो भी डाल दिया है, पावर पॉइंट का भी डाल दिया है। ई बुक इसके लिए आपके अवेलेबल है, तो वो आप चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, और अदर ई बुक भी हैं, वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और बाकी हम धीरे इसी तरह के वीडियो करते रहेंगे। आज 30 तारीख है, कल आपका लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलअप का। ठीक है, मैंने सोचा कि एक फॉर्म फिलअप की वीडियो, मतलब कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, हालांकि मैंने चेक किया था पहले, वो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सारे का सीक्वेंस ही अलग अलग दे रखा है इन्होंने, तो वो उस तरीके से पकड़ पाना मुश्किल है कि पहले दिन जिसने रजिस्ट्रेशन किया था और आखिरी दिन जिसने किया है, तो उस बेसिस पे पकड़ना ही मुश्किल है क्योंकि सबका सीक्वेंस ही अलग अलग है। कैंडिडेट आईडी भी मैच नहीं कर रहा किसी का भी सीक्वेंस का, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैच नहीं कर रहा, तो वो फिर दूसरा ही कुछ उपाय करना पड़ेगा आफ्टर फॉर्म क्लोजिंग डेट के बाद। ठीक है, तो चलिए, अब ये हमारा इस वीडियो में हमारा ये पैकेज सेट नंबर 3 होने वाला है, जिसका टॉपिक आपका कंडक्ट रूल्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्टेट द ईयर इन विच CCS कंडक्ट रूल केम इनटू फोर्स। किस साल में आया था वो? 1964 में आया था, 1964 में आया था। ठीक है, टू होम इज CCS कंडक्ट रूल नॉट एप्लीकेबल। किस पे CCS रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होता है? उसमें आपका जो हो जाएगा एम्प्लॉयज़ नॉन, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट जो हायर किए जाएंगे पोस्टल डिपार्टमेंट में, उन पे जो है ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ एट ऑल टाइम्स। क्या हर समय पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बिहेवियर के तौर पे? तो मेंटेनिंग एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बिल्कुल होना चाहिए, मेंटेनिंग एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी बिल्कुल होना चाहिए, डूइंग नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हम ये होना पड़े कि शर्मिंदा होना पड़े कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और उसके बाद तो ये सारा का सारा आपका इसमें क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट व्हाट अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू इफ़ ही हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर। अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए अगर उसे कोई रिटर्न में नहीं, ओरल में इंस्ट्रक्शंस मिला है? किससे? अपने ऑफिशियल सुपीरियर से, मतलब अपने से हायर लेवल के ऑफिसर्स से, या आपसे ऊंचे लेवल के जो आपके सुपीरियर हैं जिनके अंडर आप हो, उनसे अगर आपको कुछ ओरल में इंस्ट्रक्शन मिला है तब आपको क्या करना चाहिए? ही वुड ऑब्टेन द रिटर्न कन्फर्मेशन ऑफ द सेम। उनको रिटर्न कन्फर्मेशन का डिमांड करना होगा। मतलब अगर कुछ ऐसा है जिसमें आप, जैसे ओरल इंस्ट्रक्शंस का कोई वैल्यू रह नहीं जाता है, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप उनके बेसिस पे कह दिया, कल को आप अगर कुछ गलती हो गई, आप कहोगे कि उन्होंने मुझे कहा था, तो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको ओरली कहा था या क्या, आपसे मांगा जाएगा कि रिटर्न में ये कहाँ है, तो रिटर्न में आपको रिटर्न कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा सेम का जो भी उन्होंने ओरल में कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, quote the rule under which the provision of sexual harassment of working women is covered। किस रूल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज कवर्ड, कौन सा रूल में आता है? ये रूल नंबर आपका 3C में आ जाएगा। A government servant who was convicted by a court of law had suppressed the fact and requested for a grant of regular leave। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है रेगुलर लीव के लिए for the absence, what action is to be proposed if leave already sanctioned। क्या एक्शन लिया जाएगा जब लीव ऑलरेडी सैंक्शन हो जाएगा? गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, फिर उन पे कोई न किसी न तरह का उन पे एक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज डिटेन्ड इन अ पुलिस कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पुलिस कस्टडी में रखा गया है 48 आवर्स से ज़्यादा तक,
failed to intimate the same for to his superior and requested for the sanction of the leave for the absence, और वो बताने में सक्षम नहीं है अपने सुपीरियर को और वो फिर रिक्वेस्ट करता है लीव ऑफ सैंक्शन के लिए अपने एब्सेंस के लिए, इज़ द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ऑर्डर, क्या ये एक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑर्डर में? नहीं। ही शुड हैव इंटीमेटेड द फैक्ट ऑफ हिज डिटेंशन एंड हिज देयरफॉर लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। उनको आपको बताना चाहिए था कि फैक्ट क्या है डिटेंशन के लिए, और अदरवाइज वो देयरफॉर वो क्या है, एक्शन उन पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको जो यहाँ मेन क्वेश्चन था कि इज़ देयर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ऑर्डर, तो नहीं लिया जाएगा। और क्या यहाँ पे मेन बात था कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आपको सैंक्शन ऑफ लीव के लिए, किस केस में? अगर वो पुलिस कस्टडी में है, डिटेंशन में है 48 घंटे से ज़्यादा के लिए। ठीक है, और वो फेल्ड हो जाते हैं इंटीमेट, मतलब अपने उस फैक्ट्स को बताने में, किसको? सुपीरियर को। ठीक है, और तब वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने एब्सेंस के, मतलब अगर वो 48 घंटे से ज़्यादा के लिए हैं कस्टडी में तो ऑब्वियस है कि वो ऑफिस से या ड्यूटी आवर्स से वो एब्सेंस रहेंगे, तो उन्होंने लीव के लिए सैंक्शन किया, तो उस केस में वो लायबल होंगे आपका डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। नंबर 8, नेम द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स प्रायर परमिशन सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कौन सा एक्टिविटी है जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होगा प्रायर परमिशन या प्रायर सैंक्शन का, जिस भी अथॉरिटी से आपको होगा। इसमें टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। अगर आप जॉब में रहते हुए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो या किसी तरह का कोर्स करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी की डिग्री के लेने के लिए, तो आपको प्रायर चाहिए होगा, उस अथॉरिटी से आपको सैंक्शन कराना होगा या परमिशन चाहिए होगा। ठीक है, अगला, नेम द एक्ट, कंडक्ट एंड कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट। ऐसा कौन सा, इस नेम आपको एक्ट का नाम बताना है जो कंडक्ट और कमीशन गवर्नमेंट सर्वेंट का विच अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट के बारे में करती है, तो वो स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक। नेम द एक्टिविटी विच डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ऐसा कोई एक्टिविटी, इसमें दिए हुए ऑप्शंस में से आपको ये ऐसा एक्टिविटी बताना है जिसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी सैंक्शन या परमिशन का प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भारत सेवक समाज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। अगर ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा या भारत सेवक समाज के द्वारा स्पेयर टाइम के तहत, तो आपको इसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट legislature of the area are to be invited to the public functions organized by the government offices. In such situation, what is the status of MP as per the warrant of precedence? ठीक है, अगर किसी भी मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर को एरिया में इनवाइट किया जाता है पब्लिक फंक्शन में जो ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा, तो उस तरह के सिचुएशन में आपके एमपी जो आ रहे हैं उनका स्टेटस क्या होगा एज पर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस? तो ही इज़ अबव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रैंक ऑफ सेक्रेटरी से ऊपर होंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। What is the time limit prescribed for the sending an acknowledgement to a communication letter received from the members of parliament as per the provision of manual of office procedure? इसमें टाइम्स आपको पूछा गया कि एक टाइम लिमिट क्या प्रिस्क्राइब किया गया है एक एक्नॉलेजमेंट को या कम्युनिकेशन लेटर को रिसीव अगर आपको होता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस मैनुअल एमओपी में आपका कितने दिन का लिमिट उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो विद इन 15 डेज आपको करना होता है, विद इन 15 डेज। What is the time limit stipulated for the sending a final reply? फाइनल रिप्लाई देने के लिए उसी कम्युनिकेशन या लेटर जो आप रिसीव कर रहे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, इफ़ द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर ऑफिस मिनिस्टर एज द प्रोविजन ऑफ द मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्यूर। ऊपर था कि आपने कितने दिन में करना है, फाइनल रिप्लाई आपको कितने दिन में दे देना है, तो फाइनल रिप्लाई आपको विद इन 30 डेज में आपको कर देना है। Next, a complaints committee has been constituted in each ministry department office as per the norms guidelines issued by the Honorable Supreme Court. State the purpose for which it is constituted. एक complaints committee has been constituted in each ministry. हर एक ministry department में complaint committee होता है office as per the norm guideline issued by the Honorable Supreme Court, जो कि Supreme Court से द्वारा दिया जाता है। तो state the purpose, वो किस purpose के लिए constitute किया जाता है, तो वो purpose होता है to inquire into the complaints of sexual harassment of working women in the workplace। किसके लिए होता है? अगर किसी भी महिला
का सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है वर्किंग वुमेन का इन द वर्क प्लेस, अगर वो वर्क प्लेस में होता है तो उसके कंप्लेंट का इंक्वायरी करने के लिए वो होता है, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट्स कमिटी स्टेबलाइज्ड इन ईच मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द, उसको किस तरीके से वो जो रिपोर्ट होगा उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो वो किस तरह का रिपोर्ट होगा, वो आपका इंक्वायरी रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट, द कंप्लेंट्स कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स बाय द वुमेन एम्प्लॉय शुड बी हेडेड बाय, किसके द्वारा हेड किया जाना चाहिए, तो एक वुमेन ऑफिसर के द्वारा वो हेड किया जाना चाहिए। द पीरियोडिसिटी ऑफ कन्वीनिंग अ कंप्लेंट्स कमिटी इज, पीरियोडिसिटी मतलब आपका जो समय का अंतराल होगा, कन्वीनिंग कंप्लेंट्स कमेटी इस क्या होगा, क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब जो आपका पीरियड होगा क्वार्टरली, जो एक पर जैसे एनुअल हाफ ईयरली 6 महीना, एनुअली 1 साल, उसी तरह जो क्वार्टर आता है वो आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फार्मिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा हाँ, एक बात और, इसका लास्ट वीडियो तो शायद 5-7 दिन पहले ही आई थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, तो उनमें एक कमेंट देखने को मिला था मुझे कि उसकी चर्चा मैंने की थी कि नहीं की थी पता नहीं, बट एक बार फिर से बता दूं कि उसमें देखने को मिला था कि भाई ये पूरे के पूरे बुक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी होगा XYZ जो भी कहीं से क्वेश्चन ला रहा है तो वो कहीं ना कहीं बुक से ही लाएगा, तो ऑब्वियस है ये बुक से ही है। मैं कोई बैठ के घर में ये क्वेश्चंस बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, फिर ऑप्शन बनाऊँगा, उसका आंसर करूँगा, ढूंढूँगा, फिर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, उतना समय मेरे पास भी नहीं है। तो इट्स सिंपल, बुक से ही है। और जो जिन्होंने वो कमेंट किया तो आपके पास बुक है, अच्छी बात है ना, जिनके पास नहीं है उनको करने दो। आपका तो 2 पर्पस हो सकता है, या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं वीडियो ना डालूँ जिससे काफ़ी लोगों तक क्वेश्चन पहुँचे ना, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, डोंट नो, ठीक है। तो सब लोग जो भी कहीं ना कहीं से लाएंगे, कहीं भी क्वेश्चन अगर ट्रैवल कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो किसी बुक से ही कर रहा है ना। XYZ कहीं पे भी आप क्वेश्चन देखने जाओगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो इरेलेवेंट लगा मुझे। बाकी लोग लेकिन कमेंट पढ़ के हो सकता है डाइवर्ट हो जाए, बट चलो कोई नहीं, मेरा काम है, मेरा तो जब तक मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा मैं वीडियो डालता रहूँगा। अगर जिनको बेनिफिट मिले अच्छी बात है, जिनके पास ऑलरेडी बुक है तो उनको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन डज द CCS कंडक्ट रूल्स स्टेपुलेट प्रायर परमिशन इंटीमेशन फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट बाय क्लोज रिलेटिव ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, किस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कंडक्ट रूल स्टेपुलेट करता है, प्राइवेट परमिशन इंटीमेशन चाहिए होता है उस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए अगर वो किसी गवर्नमेंट सबमिट का क्लोज रिलेटिव है, तो वो होगा अ कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन टेरिटरी। 19 था ना यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20, name the act from the following which does not amount to taking part in politics and election by a government servant। ऐसा एक्ट का नाम बताइए जो does not amount taking part, वो taking part पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले सकते बाय इलेक्शन और गवर्नमेंट सर्वेंट्स द्वारा, तो वो आपका हो जाए असिस्टिंग इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम। Name the act which does not amount to the taking part in politics and the election by a government servant, assisting in the conduct of election in the due performance of the duty imposed on him. Name the act from the following which will amount to taking part in politics and election by, repeat हो गया क्या ये, following which will amount to taking part in politics, यहाँ not था क्या, अच्छा हाँ यहाँ does not था, ठीक है। नेम द एक्ट फ्रॉम विच ऑफ द विल अमाउंट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन बाई, ये बिल्कुल उल्टा है, तो ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर, इसमें क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर। which are the matters that cannot be displayed by recognized associations trade unions on the notice board in the office premises। कौन सा ऐसा मैटर है जिसे हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं
What are the matters that cannot be displayed by recognized association or trade unions on the notice board in the office premises? आप किसी भी ऑफिस के premises में एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन का नोटिस बोर्ड पे आप नहीं लगा सकते। वो कैसे, कौन सा ऐसा मैटर होगा? स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एसोसिएशन, ये नहीं। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडिविजुअल्स ऑफिसर्स ऑफिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, किसी भी इंडिविजुअल को, ऑफिसर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो नोटिस बोर्ड पे नहीं होना चाहिए आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में। Who is the competent authority to decide whether the activities of an association attract the provision of Rule 6 of CCS Conduct Rule? कौन सा ऐसा competent authority होगा जो एक्टिविटीज़ मतलब डिसाइड करेंगे कि जो एक्टिविटीज़ एसोसिएशन का है वो रूल नंबर अट्रैक्ट करता है कि नहीं, दिस रूल ऑफ कंडक्ट रूल्स, ठीक है। तो वो होगा आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 24. What constitutes a strike? What constitutes a strike? क्या एक स्ट्राइक को कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो रिफ्यूज़ल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये चीज़ होता है तो इसको एज हम क्या मानेंगे? स्ट्राइक। अगर वो काम धाम बंद कर देते हैं, वो काम करना रिफ्यूज़ करते हैं काम से, या स्टॉप कर देते हैं, या धीमा कर देते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, एक अकेला का नहीं, अगर कोई पूरा का पूरा ग्रुप ही बंद कर देता है तो वो एक तरह का स्ट्राइक माना जाएगा। What action can be taken against employee who participate in a strike? जो भी एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्राइक में, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस, अनऑथराइज्ड एब्सेंस के लिए उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। Which conduct rule prevent the criticism of government? कौन सा कंडक्ट रूल प्रिवेंट करता है किससे? क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो वो आपका रूल नंबर 9 करता है। 27. What action is to be taken against the service associations passing resolutions on issues which involve violation of rule by individual employee? क्या एक्शन लिया जाएगा उनके अगेंस्ट जो सर्विस एसोसिएशन रेजोल्यूशन ऑन द इश्यूज़ विच इन्वॉल्व, जो एक ऐसा इशू है जो इन्वॉल्व करेगा वायलेशन को बाय रूल ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय? तो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। एक्शन में तो बस यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। विच कमिटीज़ रिकमेंडेशन हैज़ गिवन फ्रीडम, which committee's recommendation has given freedom to officers to express their differing views? Estimates committee recommendation, ठीक है। What are the following acts which the witness shall note as breach of privilege and contempt of parliament? Destroying or damaging material document, using saucy language, रिलेटिंग टू द इंक्वायरी, रिफ्यूज़ल टू आंसर क्वेश्चन। तो सारे के सारे ही आपको लायबल होंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अंडर विच एक्ट डज अ गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी? किस एक्ट में एक गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिकेट करता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का अपने परफॉर्मेंस, मतलब ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस का? तो वो होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसे हम RTI भी कहते हैं। जानकारी लेता है या कुछ करता है, इस तरीके का होता है। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया? कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जो परमिशन देगा किनके रेस्पेक्ट में मैप्स, चार्ट्स या प्लान या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया जाएगा, किसके बिहाफ में? सर्वे ऑफ इंडिया के बिहाफ में। तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसका अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है, लाइक गवर्नमेंट सर्कुलर, सीक्रेट नोट्स, रिपीटेड अपील्स टू द अनऑथराइज्ड पर्सन अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर। अगर ऐसा कुछ होता है जो आपको नहीं करना है, जो बहुत ही सीक्रेट रहना था, या कुछ आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से वो करते हो ऐसा, तो किस ऑफेंस के अंडर वो आएगा? तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स के अंदर वो आ जाएगा।
विच कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स आर स्पेशली ऑथराइज टू मीट द प्रेस। प्रेस को मीट करने के लिए किस तरह के ऑफिसर्स को स्पेशली ऑथराइज किया जाता है, तो वो मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, अदर ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज बाय द मिनिस्टर। या तो ये होंगे या तो ये होंगे, या फिर वो वैसे ऑफिसर्स होंगे जो स्पेशली ऑथराइज किए गए हैं किनके द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परमिट अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू कलेक्ट कंट्रीब्यूशन फॉर। ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शंस में दिया हुआ जो परमिट नहीं देता है किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करने का एक गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड नहीं देता है परमिशन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परमिट दिया है तो ये परमिट इनके लिए नहीं देता है, ठीक है। नेशनल डिफेंस फंड हो सकता है, फ्लैग डे फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉमनवेल्थ हार्मोनी हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड आपका इसमें नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सप्रेशन गिफ्ट्स। इनमें से क्या एक्सप्रेशन गिफ्ट्स के अंदर आता है आपका, फ्री ट्रांसपोर्ट्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी ऑफर्ड बाय अ पर्सन हु हैज़ ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। इसमें पूछा व्हाट आर द कम्स अंडर द एक्सप्रेशन गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के अंदर क्या आ जाता है, इसमें आपको आ जाता है फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, ये सब आपके गिफ्ट्स में आ जाता है। Which of the following act should be avoided by a government servant in the context of Rule 13 defining gifts? क्या इनमें से कौन सा एक्ट है जो अवॉइड करना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को, किसके कॉन्टेक्स्ट में, रूल 13 जो बताता है और जो डिफाइन करता है गिफ्ट्स को, उनके क्या अवॉइड करना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो एक्सेप्टिंग लेविश फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल फर्म्स हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम। अगर आपका उससे किसी भी फर्म से या इंडस्ट्री से या किसी भी इंडिविजुअल से अगर आपका ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है तब आप उससे किसी तरह का लेविश, मतलब जो होता है ना, मतलब लग्जरियस टाइप का कुछ, या फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी, उसके आस पास जाना लाना या कुछ घूमना फिरना, ऐसा आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है, जिससे आपका वर्क चल रहा है। या व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गिफ्ट टू बी रिसीव्ड बाय एन ओकेजन ऑफ वेडिंग, फ्यूनरल्स, रिलीजियस फंक्शन ऑफ ए ग्रुप बी ऑफिसर्स। ग्रुप बी ऑफिसर्स, इसके लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ द गिफ्ट क्या है आपका, 15,000 इनके लिए है। इनके लिए क्या है आपका 15,000। How much amount is to be received as a gift in respect of function like anniversaries, religious functions, wedding of a group C? ऊपर आपने देखा ग्रुप बी का, यहाँ ग्रुप सी की बात की है तो वो आपका हो जाएगा 7,500। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कितना, ग्रुप सी का 7,500। 39. In cases apart from occasions such as wedding, religious function, etc., a group A and group B officers shall not accept any gift without sanction of the government if the value exceeds. वो accept नहीं कर सकते जब वो value exceed कर जाएगा किससे, 5,000 से, लेकिन कंडीशन साथ में कब है, जब ऐसा कोई ओकेज़न नहीं होगा, ठीक है। इनकेस अपार्ट मतलब इनके अलावा अगर कुछ होता है, वेडिंग, रिलीजियस फंक्शन एक्सेट्रा, इनके अलावा जो कि ऊपर हमने देखा, उनके अलावा कुछ होता है तो ये लोग इससे एक्सीड करके, बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के इस वैल्यू को एक्सीड करके नहीं एक्सेप्ट कर सकते। A group C official had accepted a gift of rupees 800 from a friend who has no official dealing with him. एक ग्रुप सी ऑफिसर ने एक गिफ्ट को एक्सेप्ट किया 800 का अपने एक दोस्त से जिनका उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेट द लिमिट ऑफ विच सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा लिमिट क्या है जिसमें ये ग्रुप सी का जो बंदा है वो बिना सैंक्शन के कितने हद तक गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ जो रहेगा लिमिट, ये रहेगा इनका 2,000 तक का। ग्रुप सी वाला 2,000 तक एक्सेप्ट कर सकता है बिना सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के। What is the limit of a government servant who is member of Indian delegation to receive money as gift from the foreign dignitaries won on occasions as per the provision of foreign contribution, acceptance or retention of gifts of presentation rules 2012? ये आपका इसमें हो जाएगा। वन सेकेंड, ठीक है। लिमिट आपका पूछा है तो इस केस में लिमिट जो आपका रह जाएगा 1,000 तक का वो कर सकते हैं रिसीव, ठीक है। 1,000 तक कर सकते हैं ऑन अ सिंगल ओकेजन। एक किसी भी सिंगल ओकेजन के लिए अगर कोई मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन रिसीव करता है फॉरेन डिग्नेटरी से तो वर्थ वो अप टू 1,000 ऑन अ सिंगल ओकेजन आपका रिसीव कर सकता है।
विच मिनिस्ट्री शुड बी कंसल्टेड फॉर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन फॉर फ्री इनऑग्रल फ्लाइट्स एज अ गिफ्ट्स? कौन सा मिनिस्ट्री शुड कंसल्ट किया जा सकता है एक्सेप्टिंग इन्विटेशन फॉर फ्री इनऑग्रल फ्लाइट्स एज अ गिफ्ट? तो वो आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस। Under what circumstances are government servants allowed to avail the facility of free companion tickets offered by the airlines? किस circumstances में गवर्नमेंट सर्वेंट अलाउड हैं अवेल करने के लिए फैसिलिटीज ऑफ फ्री कंपेनियन टिकट्स ऑफर्ड बाय द एयरलाइंस इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल ओनली? इन किस केस में? अगर इंटरनेशनल ट्रैवल है उस केस में वो अलाउड है। डिमांड ऑफ डॉरी इज प्रोहिबिटेड बाय रूल 13A ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। विच एक्ट डिफाइंस डॉरी? कौन सा एक्ट जो है इसको करता है? तो वो डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। If a government servant violated the Dowry Provision Act 1961, what punishment should be initiated? अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इस एक्ट को वायलेट करता है तो उनको क्या पनिशमेंट उनके लिए इनिशिएट किया जा सकता है? तो वही होगा आपका डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड। 46. A Group B officers of the government was working for a charitable trust as a part-time accountant. एक ग्रुप ऑफिसर जो है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू होगा? इफ़ इट वॉज ऑनररी वर्क नो प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी। अगर वो एक ऑनररी वर्क है तो किसी भी तरह का सैंक्शन का ज़रूरत नहीं है। Can permission be granted to enroll with the bar association of a government servant having legal qualification? क्या परमिशन ग्रांट किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को इनरोल करने के लिए बार एसोसिएशन में अगर उनके पास लीगल क्वालिफिकेशन है? परमिशन टू इनरोल एज एडवोकेट ग्रांटेड बट नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। परमिशन है उनको एज इनरोल करने का एडवोकेट बट प्रैक्टिस करने का अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, Is it necessary to get prior sanction to participate in any competition, social event organized by private companies? या प्राइवेट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ भी कंपटीशन या सोशल इवेंट होता है तो क्या प्रायर सैंक्शन लेना जरूरी है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विच ओनली प्रमोट देयर बिजनेस। जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बस उनका बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। तो क्या प्रायर सैंक्शन जरूरी है? यस, प्रायर सैंक्शन इज नेसेसरी इन दिस केस। Is it necessary for a government servant to get previous sanction for canvassing in elections to sports bodies? previous sanctions must। तो यहाँ भी आपका previous sanction होना जरूरी है। 50. What action should be taken against a government servant for subletting of government accommodation? क्या एक्शन इनके द्वारा लेना चाहिए टू इनिशिएट वापस से आपका डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 14 ऑफ CCA रूल्स, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा। चलिए आगे कोई क्वेश्चंस है नहीं, हमने इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन देख लिए। 50 क्वेश्चंस हमारे हो गए, आपके कंडक्ट रूल से क्वेश्चन थे। तो ये जो चल रहा है ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जहाँ से भी जैसे भी पढ़ रहे होंगे तो यहाँ आके बस आप उसको टेस्ट करेंगे कि आपने जो पढ़ा है क्या उसमें से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इतना, बाकी ये कोई एज सच क्लास नहीं है जिसमें मैं थियोरेटिकल आपको पूरा का पूरा एक अगर टर्म है या कोई कुछ वर्ड है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता रखा है, बार बार बताना पड़ता है क्योंकि फिर एक आध लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेन का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो वाली चीज़ ये नहीं है। ये बस है कि मैंने समझ के रखा कि आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हो, मैं बस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ वीडियो सोर्स कि आप उस पर अपने आप को चेक कर सको, ठीक है। ना तो एग्ज़ाम में आपको कोई लैंग्वेज समझाने वाला आएगा, ना एग्ज़ाम में आपका कोई बताने वाला आएगा, ठीक है। तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो उस बेसिस पे अगर आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट कर रखा है तो आप उस टॉपिक की वीडियो को, मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक तो वीडियो के थंबनेल पे आपको दिख ही जाता है, तब आप उस वीडियो को क्लिक करो, तब आप अपने आप को चेक करो उसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर्स भी आपको बता ही देता हूँ मैं। जहाँ तक कुछ लोग का सवाल है कि भाई आंसर्स ये टिक करके रखते हो आप, तो वो इसलिए करता हूँ कि बाई चांस अगर मैंने किसी नहीं टिक किया और बाई चांस कुछ गलती हो गया तो कल को फिर आप ही लोग कहोगे गलत है, ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। और जहाँ तक मैंने अभी टिक करके रखा है उसमें से कोई गलती होने का चांस नहीं है क्योंकि ये रिनोन्ड सोर्स से लिया हुआ क्वेश्चंस है जहाँ पे सारे आंसर्स गिवन है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सही रहता है। बाकी अगर यहाँ भी आपको गलती
लगता है फील तो फिर तो मतलब मैंने फ्रेम नहीं किए जो मैं आपको कुछ इसमें काउंटर कर पाऊँ, बट हाँ ये उसी है कि आप तैयारी अपने बेसिस पे कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।